आज की क्लास में सेकेंड टर्म के लिए साइंस में बायो में हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जब इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम बात करते हैं वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात आती है कि हम यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं इस पूरे लिविंग सिस्टम में अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को इंक्रीज़ कैसे करता है। जैसे अगर हम एक छोटे से अमीबा की भी बात करते हैं, अगर आप एक अमीबा को देखते हैं यहाँ पे, तो ये अमीबा भी अपने नंबर को कैसे इंक्रीज़ करेगा और किस तरीके से ये अपने नंबर को इंक्रीज़ करके अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने का काम करता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में एक डेफिनेशन निकल के सामने आती है, रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब ऑब्वियस है कैसा है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स विच आर सिमिलर टू इटसेल्फ। इसको समझते हैं हम लोग, आगे देखिए। तो रिप्रोडक्शन की जब डेफिनेशन आप लिखते हैं तो इसके डेफिनेशन में कौन सी चीज़ आपको दिखाई देती है, ये एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसमें डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन ये इसकी डेफिनेशन की खासियत ये है कि आप अभी इसको क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में भी आपको इसको नोट करना है, क्लास 12th में भी आएगा आपके पास। हर क्लास में ये डेफिनेशन ज़रूर आएगी। रीज़न ये है, बायो में कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसमें अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ आपको रिप्रोडक्शन की पढ़ाई नहीं कराई जाती है। तो रिप्रोडक्शन में मैंने आपको अभी सिखाया, रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन is a biological process. Reproduction is a biological process in which any living organism produces offsprings which are similar to itself, अब इसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इस डेफिनेशन में हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर है। क्या मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को कैसे इंक्रीज़ कर रहा है और कैसे बिल्कुल अपने ही तरह दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ रिप्रोडक्शन का नाम दे रहे हैं। किसका नाम दे रहे हैं? रिप्रोडक्शन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हैं, तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स में आपको रिप्रोडक्शन के दो स्पेसिफिक मोड्स देखने को मिलते हैं, दैट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसके मोड्स देखते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, modes of reproduction. These mode of reproduction are classified as asexual reproduction, asexual reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction and सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर की खासियत ये है कि अगर आप चीज़ों को आसानी से सीखना चाहते हैं तो आपको ये पूरा चैप्टर समझना है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप रट के कंप्लीट करना चाहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपने कोई चार्ट बना लिया और आपने याद कर लिया।
सबसे अच्छी बात ये, और स्पेशली बायो में अच्छी बात ये है कि अगर आप किसी प्रोसेस को, क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन की आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आप साफ साफ डेफिनेशन में बोल रहे हैं इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है ये? प्रोसेस है। अब जब प्रोसेस है तो ऑब्वियस है इसके अंदर कुछ ना कुछ होता होगा। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में राइज हो रहा होगा वो ये होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीज़न क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आप यहाँ पे बोल रहे हैं तो बायो में जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करने के पहले ए लगाते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट। बायो या किसी भी साइंस में जैसे हम बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर बोलते हैं, वहाँ पे बोलने का क्या मतलब है? अगर बायोटिक फैक्टर्स हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। अगर अबायोटिक फैक्टर्स हैं तो अबायोटिक फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर आ सकते हैं। एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। तो ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही थी ताकि आपके लिए ये दोनों टर्म्स जो हैं ये आसान हो जाए, ईजी हो जाए समझने में, ठीक है। तो ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि अब जो मैं आपको डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने जा रही हूँ, ऐसा डिफरेंस आपने कहीं नहीं देखा होगा। दूसरी बात ये है कि इन डिफरेंसेस को करने के बाद आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जितने क्वेश्चंस आपसे इन दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे उसको आप इजीली यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक टेबल बना के कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे। एक टेबल के थ्रू हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले मैंने लिखा है यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन हम लोगों के पास दूसरा मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो ऑब्वियस है कि इस टर्म में भी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? असेक्सुअल बोल रहे हैं। ए मीन्स नॉट, हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल टर्म है या मेल और फीमेल गेमेट्स की जब बात आती है ऐसा कोई भी टर्म हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है? साफ सीधी सी बात लिखनी है, देयर इज़ नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये खासियत है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which there is no any requirement of, in which there is no any requirement of two different types of types of gametes, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स। तो मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक साफ सीधी सी बात ये आती है कि यहाँ पे हमें दो अलग अलग टाइप के गेमेट्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब एक मेल गेमेट होना चाहिए, एक फीमेल गेमेट होना चाहिए, एक मेल पार्टनर होना चाहिए, एक फीमेल पार्टनर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या है? आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ हमें रिक्वायरमेंट है, अगर ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों गेमेट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which the mode of reproduction in which there is, यहाँ मैंने लिखा है there is no any requirement, लेकिन यहाँ requirement है तो there is requirement of, there is requirement of
अब मैं 2 गेमेट्स भी लिख सकती हूँ, लेकिन 2 गेमेट्स का क्या मतलब है? क्या दोनों मेल गेमेट चाहिए, क्या दोनों फीमेल गेमेट चाहिए, या एक मेल गेमेट चाहिए और एक फीमेल गेमेट चाहिए? यस, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स। तो ये पहला डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको और सिंप्लीफाई करना है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एक बेसिक एग्जांपल है इसका, सबसे बेसिक, जिसको 0 लेवल का एग्जांपल बोला जाता है। अगर हम एक अमीबा को देखते हैं, किसको देखते हैं? अमीबा को देखते हैं, ठीक है। तो अमीबा अपने नंबर को इंक्रीज कैसे करता है? ये करेगा क्या, जहाँ से इसको डिवाइड करना है उस जगह पे ये एक डिप्रेशन देना स्टार्ट कर देता है, मतलब वहाँ से ये सिकुड़ना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे करते करते ये साइट जो है यहाँ से ये कट के और 2 अमीबा यहाँ पे बनाने का काम करता है, और ये रहा इसका न्यूक्लियस। तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। यहाँ एक अमीबा फॉर्म हो गया और यहाँ पे दूसरा अमीबा फॉर्म हो गया। ये एक मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। व्हाट इज दिस? मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस। और ये क्या है? बाइनरी फिजन है। क्या है ये? बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन है ये। और बाइनरी फिजन की सबसे बड़ी खासियत ये है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को 2 पीसेज में डिवाइड कर देना है। बाइनरी मीन्स 2 और फिजन मतलब होता है टूटना। फिजन मीन्स क्या होता है? टूटना, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, या ये खुद ही अपने आप को डिवाइड कर रहा है। लेकिन ये मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खासियत क्या है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर ये पेरेंट अमीबा है, क्या है ये? पेरेंट अमीबा है, ठीक है। तो ये जो 2 अमीबा यहाँ पे बने हैं, ये दोनों अमीबा तो इसी पेरेंट अमीबा से बने हैं, ये सुनो, यस, ठीक है। तो जब ये दोनों अमीबा इसी से फॉर्म हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये अमीबा भी जेनेटिकली इसके सिमिलर होगा और ये अमीबा भी जेनेटिकली इसके सिमिलर होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है। ऑर्गेनिजम्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, जो बच्चे हो गए किसी ऑर्गेनिज्म के, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ये एग्जाम्पल देके मैंने आपको ये सिखाया कि अगर आपसे कोई पूछे कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ जो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जेनेटिकली सिमिलर बनेंगे या डिसिमिलर बनेंगे? सिमिलर बनेंगे, ठीक है, वेरी गुड, जेनेटिकली सिमिलर बनेंगे। लेकिन अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोग यहाँ पे केस देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेल लिखा, ये मेल का सिंबल होता है, आगे हम लोग इसी से काम चलाएंगे। ये मेल का सिंबल होता है और ये फीमेल का सिंबल होता है। ये किसका सिंबल है? फीमेल का सिंबल है, ठीक है। मेल के पास इसके 100% फीचर्स रिजर्व हैं। आगे मैं आपको सिखाने वाली हूँ इसी चैप्टर में, आगे जाके। अभी मैं शॉर्टकट में आपको, शॉर्टकट भी बोल सकते हैं या इंट्रोडक्शन के तौर पे भी बोल सकते हैं, मैं आपको समझा रही हूँ। फीमेल के पास भी इसके 100% फीचर रिजर्व है, ठीक। अब क्या हुआ, आपके फादर साइड से 50% जो गुण हैं या फीचर हैं वो स्पर्म्स में आए, यस। और यहाँ पे कोई ऑफस्प्रिंग अगर है तो उसके मदर साइड से 50% जो गुण है वो उसके ओवम में आया। कहाँ आया? ओवम में आया, ठीक है। तो ये 50% और ये 50% जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज़ करता है, इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे इसके जो फीचर्स हैं दैट आर 100%। कितने फीचर्स हो गए ये? 100% फीचर्स हो गए, ठीक है। 50% फ्रॉम मेल साइड, 50% फ्रॉम फीमेल साइड। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या ये जो यहाँ पे ये ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुआ 100% फीचर फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज जाइगोट। क्या बनता है? ये जाइगोट बनता है। क्या बनता है?
यानी हर एक ह्यूमन बीइंग की शुरुआत एक जायगोट से हुई है। आपकी जो जर्नी है, जब कोई ह्यूमन बीइंग पैदा होता है तो उसकी जर्नी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जायगोट से हुई थी। कहाँ से हुई थी? जायगोट से उसकी जर्नी जो है वो शुरू हुई थी। ठीक है, तो इस जायगोट के पास खासियत ये है कि ये 50% फीचर्स मेल साइड से लेके आ रहा है, 50% फीचर्स फीमेल साइड से लेके आ रहा है। ठीक है, तो क्या ये जो जायगोट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, क्या ये जेनेटिकली फीमेल के बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी सिमिलर होगा क्या? मतलब जैसे मैंने आपको अमीबा के केस में सिखाया कि ये पेरेंट अमीबा जो है तो जेनेटिकली सिमिलर बन गए दोनों उसके ऑफस्प्रिंग। पेरेंट अमीबा जो है उसकी जेनेटिकली क्या है, वो सिमिलर है। तो एग्जैक्टली यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो क्या ये जायगोट अगर किसी ऑर्गेनिज्म को बनाता है, किसी ह्यूमन बीइंग को बनाता है, और ये अगर इस मेल से यहाँ पे फॉर्म हुआ है, किससे फॉर्म हुआ है? मेल से। यहाँ अगर ये मेल है और अगर ये फीमेल है, तो मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्या ये इसके जेनेटिकली सिमिलर होगा क्या? नहीं होगा सिमिलर। रीज़न ये है कि ये 100% जो है ये जायगोट गारंटी तो दे ही नहीं सकता। अब ये जायगोट यहाँ पे बोल ही नहीं सकता कि आई रिसीव्ड टोटल 100% फीचर्स फ्रॉम माई मदर। इसको पूरे 100% तो मिले नहीं मदर से। रीज़न क्या है? इसको 50% फीमेल साइड से मिल रहा है और 50% किधर से मिल रहा है? मतलब यहाँ खिचड़ी बनी हुई है, अगर साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो। इसलिए हम लोग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस लिखेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ हम लोग क्रिस्टल क्लियर तरीके से नोट करेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करते वक्त। इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, produced offsprings are genetically similar to their parents, and in the case of sexual reproduction, produced offsprings are genetically dissimilar from their parents। अब बात समझ आई? यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या हो रहे थे? डिसिमिलर हो रहे थे, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? सिमिलर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मैं टेबल वहाँ पे आपको समझा रही थी, तो मैंने आपको रटाने की बजाय, मैं रटा भी सकती थी, मैंने 10 पॉइंट लिखा, मैंने बोला हाँ बच्चों याद कर लो। ठीक है, मैंने पहले आपको समझाया क्रिस्टल क्लियर तरीके से कि अगर आप एक पॉइंट को लिखने जा रहे हैं तो उसका बेस क्या है, उसका बेसिक बेस क्या है, किस बेसिस पे आप इसको लिखना चाहते हैं। तो अब जाके आपका ये जो दूसरा पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में द organisms produced by asexual reproduction are genetically similar to their पेरेंट्स। जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट के जेनेटिकली सिमिलर होंगे। आपने अमीबा का एग्जांपल देखा अभी। अब इस पॉइंट को हम लोग उल्टा करेंगे दूसरे साइड में। क्या बोलने का मतलब है? द organisms produced by sexual reproduction are genetically dissimilar to their पेरेंट्स। क्लियर है बिल्कुल? वो क्या होते हैं? डिसिमिलर होते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाया है, जहाँ पे आपने डिफरेंशिएट किया है किस किस को? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब हम लोग इस पॉइंट से, जो मैंने आपको यहाँ पे सेकंड डिफरेंस दिया है, जो मैंने आपको यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड पॉइंट का जो डिफरेंस दिया है, सिर्फ इस सेकंड पॉइंट से हम लोग 3-4 और पॉइंट्स निकाल के लिख सकते हैं। सिर्फ इस सेकंड पॉइंट के डिफरेंस। ये तो बेसिक था। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला क्या है? बेसिक है कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसको 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 गेमेट की रिक्वायरमेंट नहीं है।
कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो अकेला काफ़ी है, उसको दूसरे पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, इसको 2 पेरेंट चाहिए। अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसको दूसरा पार्टनर चाहिए अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो अब इसके आगे जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो हमें कुछ और पॉइंट्स मिलेंगे डिफरेंस के तौर पे बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों को हम और बेटर तरीके से वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग और डिफरेंसेस देख लेते हैं इसके बीच में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction। अब देखिए, मैंने आपको अभी भी एक पॉइंट क्या बताया कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली सिमिलर होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। तो जेनेटिकली जो सिमिलर प्रोड्यूस होते हैं उसको क्लोन्स कहते हैं। याद आया, क्या कहते हैं हम लोग, क्लोन्स कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों में से क्लोन फॉर्मेशन कौन करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? यस, वेरी गुड। तो क्लोन फॉर्मेशन कौन करता है यहाँ पे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, थर्ड डिफरेंस है हमारा, तीसरा डिफरेंस है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे क्लोन्स फॉर्म होते हैं, क्लोन्स आर फॉर्म्ड। क्लोन्स क्या होता है? क्लोन्स हम उसको बोलते हैं, जैसे हमने एक अमीबा देखा यहाँ पे, फिर वापस वही एग्जांपल दे रही हूँ, और आपने जो क्या किया यहाँ पे 2 अमीबा और बनाया, जेनेटिकली यस कॉपी है, जेनेटिकली क्या है ये, कॉपी है। तो हम लोग इसको क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्लोन्स कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग इसको, क्लोन्स कह रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पे क्लोन फॉर्मेशन करेंगे और वहाँ पे क्लोन फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। क्लोन नाम क्यों दिया गया है? क्लोन इसलिए दिया गया है क्योंकि क्या है, जेरोक्स कॉपी के लिए कौन सा टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, क्लोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोन्स फॉर्म होते हैं और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे क्लोन्स फॉर्म नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड। क्लोन्स यहाँ पे फॉर्म नहीं होते हैं, क्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगर एक टर्म है आपके पास वेरिएशन, क्या है आपके पास, वेरिएशन है। जब क्लोन्स फॉर्मेशन होगा तो क्या उनके बीच में डिफरेंसेस वेरिएशन होंगे क्या? जब कार्बन कॉपी बन रहा है, जेरोक्स कॉपी बन रहा है, तो उसके अंदर वेरिएशन होगा क्या? नहीं होगा। वेरिएशन डिफरेंस होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और निकाल रहे हैं कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में वेरिएशन नहीं होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में यहाँ वेरिएशन होगा और यहाँ पे वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, वेरिएशन अकर्स, वेरिएशन अकर्स। क्यों हो रहा है ये? बिकॉज प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स, बिकॉज यहाँ पे वेरिएशन डजंट अकर, वेरिएशन डज नॉट अकर बिकॉज produced offsprings, because produced offsprings are genetically, मैंने आपको पहले ही लिखवा रखा है कि जेनेटिकली क्या होते हैं, ये सिमिलर होते हैं। जेनेटिकली क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। और जेनेटिकली हम सिमिलर भी बोल रहे हैं और हम ऐसा भी बोल दें कि वेरिएशन हो, तो अपने आप में ही दोनों गलत हो जाएगा, है ना। तो जब ये क्या कर रहे हैं, क्लोन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के ये सामने आता है कि वेरिएशन जो है नहीं होगा, इसमें वेरिएशन क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन ये तो गारंटी दे रहा है, क्लोन जब बन ही नहीं रहा है, मेल फीमेल से अलग है। अब आप बिल्कुल डायरेक्टली कार्बन कॉपी तो दिखते नहीं है अपने फादर मदर के, डिफरेंस तो है, ये देख के तो हम पहचान ही सकते हैं, ठीक है। तो जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में
सो अब आपकी एक बात लिखते हैं, वेरिएशन अकर्स, वेरिएशन अकर्स, यहाँ पे वेरिएशन होगा और इसके केस में वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोन्स फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देन अब हम लोग यहाँ पे एक और बात करते हैं, एक टर्म है आपके पास म्यूटेशन। टर्म क्या आपके पहले मैं सिखा देती हूँ, उसके बाद मैं लिखती हूँ, नोट करके पहले मैं आपको लिख देती हूँ। देखिए आपने 9th क्लास में ये पढ़ा था, सेल चैप्टर पढ़ा था, सेल के अंदर न्यूक्लियस की पढ़ाई करी थी आपने। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल है ना। तो जेनेटिक मटेरियल में जब रातों रात कोई चेंज होता है, जब रातों रात कोई चेंज होता है उसको म्यूटेशन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। नोट करके लिख लेंगे आप लोग, नोट करके लिख लेंगे। म्यूटेशन में लिखिए सडन चेंज इन डीएनए, सडन चेंज in DNA, sudden change in DNA is known as, sudden change in DNA is known as mutation। क्या कहते हैं हम लोग इसको? म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये म्यूटेशन कहाँ होगा। जब इस म्यूटेशन को हम लोग प्लेस करना चाहेंगे तो इस म्यूटेशन को हम कहाँ जगह दे सकते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्लोन्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ तो कोई गुंजाइश है नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें जो भी पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यहाँ पे म्यूटेशन की गुंजाइश होती है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बोलते हैं उसके लिए 5th पॉइंट के तौर पे अगर हम लोग लिखें, म्यूटेशन अकर्स। और यहाँ चांस ही नहीं है। जब यहाँ पे इस डिफरेंस का ऑपोजिट पॉइंट हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे म्यूटेशन होने का कोई चांस ही नहीं होता है। म्यूटेशन नेवर टेक्स प्लेस, म्यूटेशन नेवर टेक्स प्लेस। यहाँ म्यूटेशन कभी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, म्यूटेशन कभी नहीं होगा जब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पढ़ाई करेंगे। किसकी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप देखना स्टार्ट करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो इतने डिटेल में आपको ये डिफरेंसेस कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। जब आप किताबों में ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो आपको इतने डिटेल में, इतने डेप्थ में जाके कहीं भी आपको ये नज़र नहीं आएगा। ये आपका चैप्टर है एनसीईआरटी में जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है अभी, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी कि ऑर्गेनिजम्स अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस कराते हैं। री मतलब होता है अगेन और प्रोड्यूस मतलब होता है बनाना, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। अगर कहीं पे रिप्रोडक्शन में कोई दिक्कत है, कोई हर्डल है, कुछ प्रॉब्लम है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, रिप्रोडक्शन का रेट कम हो गया है, धीरे धीरे करते करते वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाता है। क्या होता है? एक्सटिंक्ट मतलब गायब होना बोलते हैं। जैसे डायनासोर्स मिलते हैं क्या? आज नहीं मिलते। डायनासोर्स कोई आपको करोड़ रुपए भी दे, बोले चलो एक डायनासोर ढूंढ के ला दो, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो जब इस चैप्टर को यहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको यही छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं। इस प्रोसेस को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो साधारण हिंदी में मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि जो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, क्या है यहाँ पे, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, तो ये करता क्या है, ये लाइफ प्रोसेसेस में इसलिए इतनी जगह है इसकी। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करे, जो यहाँ पे बात लिखी जा रही है मैं उसको समझा रही हूँ, इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ना करे तो उसकी डेथ नहीं हो जाएगी, तब भी वो सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पे आपको साफ साफ एक बात लिखी जा रही है कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, जितना आपको न्यूट्रिशन चाहिए जीने के लिए, रेस्पिरेशन चाहिए, एक्सक्रीशन चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, उस तरीके से आपको ये नहीं चाहिए। बट अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अपने जनरेशन का नंबर आगे बढ़ाना है, अपने जनरेशन को इंक्रीज करना है, तब उसको क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
तो ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, यहाँ पे साफ सीधी से आपको ये बात बताई जा रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे क्या एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या करना चाहता है, प्रोड्यूस करना चाहता है। ठीक है, तो अब आगे जब हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे आपको कौन सी बात बताई जाती है, कोई भी ऐसी बुक नहीं होगी कहीं पे भी आपको देखने में जहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, स्पीशीज़ के टर्म को अवॉइड करना चाहते हैं। स्पीशीज़, जब मैंने रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन को लिखा था, किसको लिखा था, जब मैंने आपके सामने रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन को लिखा था तो यहाँ मैंने आपको एक बात बताई थी कि रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स विच आर सिमिलर टू इटसेल्फ। तो जहाँ मैंने आपको टर्म लिखा था सिमिलर टू इटसेल्फ, तो सिमिलर टू इटसेल्फ बोलने का मतलब ही है कि ये कैसे होने चाहिए, सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, ये सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग को ने क्या बोल दिया इसको, सिमिलर टू इटसेल्फ। सिमिलर टू इटसेल्फ बोलने का ये मतलब है कि अपने जैसे, मतलब सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरी बात है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, सेम स्पीशीज़ हम बोल रहे हैं तो ये क्या है, जब अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीडिंग होने चाहिए। इंटरब्रीडिंग ये बोलने का मतलब है कि अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको सिखा रखा है, ये सिंबल हम लोग मेल के लिए यूज़ करते हैं, ये सिंबल हम लोग फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल है, अब ऑब्वियस है कि ये जो मेल है इसके भी पेरेंट्स होंगे, ये जो फीमेल है इसके भी पेरेंट्स होंगे, लेकिन ये मेल कैसा है, यहाँ पे ये जो मेल हम यहाँ पे देख रहे हैं ये कैसा है, फर्टाइल है। इसको क्या कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। इसको कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। क्योंकि रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन को ही हम यहाँ पे इस बात से क्लियर कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन के केस में ऐसा होगा, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो उसको हम रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शन में डालते हैं। जैसे जो स्टेराइल कपल्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते, उनको क्या करते हैं हम लोग, उनको हम लोग फिर एक्सेप्शन में डाल के रखते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये मेल और फीमेल इतने फर्टाइल होने चाहिए कि आगे जाके फिर से वापस ये क्या कर सकें, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकें। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को क्या कर सकें, ये प्रोड्यूस कर सकें, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। और जब ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं तब जाके ये बात यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर होती है कि अगर ये स्पीशीज़ ए है, अगर ये ऑर्गेनिज्म बी है और ये ऑर्गेनिज्म सी है, तब जाके हम इस बात को घोषित करते हैं कि ये तीनों क्या हैं, सेम स्पीशीज़ के हैं। ये तीनों किसके हैं, सेम स्पीशीज़ के हैं। तो बार बार आप चाहे किसी भी किताब को पढ़ें, वहाँ पे एक बात क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको बताई जाती है कि ऑर्गेनिजम्स कैसे होने चाहिए, सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए। तभी जब आप इसको पढ़ना और समझना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हर जगह सिंगल स्पीशीज़ की बात ज़रूर की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं, डिफरेंट अगर ऑर्गेनिजम्स होंगे तो इसका मतलब ये है उनके बीच में डिफरेंसेस इसलिए हैं क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में क्या होगा, वहाँ पे डिफरेंसेस होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और जिसकी वजह से मैंने आपको एक स्पेशल डिफरेंस का पॉइंट सिखा रखा है, दैट इज़ वेरिएशन। क्या सिखा रखा है मैंने आपको, वेरिएशन। इसके नेक्स्ट पेज पे हमने लिख रखा है, अगर आप ऑर्गेनिजम्स को पहचान सकते हैं, जैसे आपको पता है हर एक पर्सन को, जितनी आबादी है, सिर्फ अगर हम इंडिया की बात करें, हर किसी को अलग अलग आधार कार्ड की, आधार नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। रीज़न ये है कि आप सब में क्या है, वेरिएशन है। जेनेटिकली आप डिसिमिलर हैं, अगर जेनेटिकली सिमिलर होने स्टार्ट हो जाए फिर किसी को आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। सबके फिंगरप्रिंट्स क्या है, यहाँ पे अलग अलग हैं, डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, एक दूसरे से डिफर करते हैं, दैट इज़ वेरिएशन, दैट इज़ वेरिएशन। तो वेरिएशन की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा आगे जाके जब आप नीट की तैयारी करेंगे उसमें भी पूछा जाता है वेरिएशन। हालांकि ये शब्द कई सब्जेक्ट्स में आता है, लेकिन यहाँ बायोलॉजी में अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें, वेरिएशन इज़ द डिफरेंसेस, वेरिएशन इज़ द डिफरेंसेस among the individuals, differences among the individuals
of the differences among the individuals of the same species. डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में ये समझाया व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा जाए तो ये ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, प्रिमिटिव बोलने का ये मतलब है ये इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होगा, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं उनकी तरह इसके अंदर एडवांसमेंट नहीं होती है। तो ये ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्यों, आपको मैं बता दूं, जितने बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए वैसे ऑर्गेनिजम्स का सिलेक्शन किया जाता है जिनके अंदर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम कभी भी सिलेक्ट नहीं करते जिनके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी स्पेशल चीज़ है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी जेरॉक्स कॉपी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बायोलॉजिस्ट को या किसी भी रिसर्चर को ये बात पता होती है कि वो जो चेंजेस कर रहे हैं किसी एक माइक्रोब के अंदर उसको आगे जाके चेंज नहीं करेगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे बार बार रिप्रोड्यूस करके वो जो चेंजेस कराना चाह रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म उसी चेंज को आगे जाके एक्सप्रेस करने का काम करेगा, जिसकी वजह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, क्लोन्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद की एक्सप्लेनेशन को नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये पूरा लेक्चर जो है समझ आया होगा। आगे और सिंप्लीफाई करेंगे हम इस चैप्टर को। थैंक यू।